बाद जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट के टाइम पे काफ़ी सारी स्टेट्स में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के उनकी गवर्नमेंट गिरवा दी थी। तो जो एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मेट था, जो कंटिन्यू चलता आ रहा था, वो ब्रेक डाउन हो गया। उस ब्रेक डाउन की वजह से हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने लग गए। तो अब मोदी जी ये इस बिल को ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ सारे स्टेट्स में जब कंटिन्यू विद लोकसभा और विधानसभा सब साथ होंगे तो देश के लिए फ़ायदा है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ये ज़्यादातर इलेक्शंस में बिजी रहते हैं और गवर्नमेंट का जो काम है, जो वर्किंग प्रोसेस है, उसको सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते। तो अगर ये सब साथ में होगा तो मिनिस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस सबको देश के लिए, देश की जो वर्किंग मॉडल है उस पे काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा इफेक्टिव वे में देश हमारा प्रोग्रेस करेगा, खर्चा भी कम लगेगा। एग्जैक्टली। जो जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं उन्हें फिर दिक्कतें आएंगी कहीं ना कहीं। भाई गठबंधन की सरकार बनी, इस पार्टी ने उसको तोड़ लिया, उसको विधायक वहाँ चला गया, जीतने के बाद जब पब्लिक वोट देती है, पब्लिक किसी पार्टी को वोट देती है, ठीक है, पार्टी बन गई, मतलब सरकार बन गई, उसका चल रही, बीच में तोड़फोड़ हो जाती है, तो उसमें फिर क्या होगा? सर, जोड़ तोड़ की सरकार की जो बात है, ये अगर हम देखें पास्ट में तो कंटिन्यू ये होता आया है। और ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने से ये चीज़ हट जाएगी, या अगर नहीं आता तो भी ये चीज़ नहीं हटेगी। ये कंटिन्यू होता रहेगा। जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी, वो इस चीज़ को ज़रूर हर स्टेट पे कहीं ना कहीं अप्लाई करती है। जैसे अभी हम देखें कि मध्य प्रदेश में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई करेगी। ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वन से परफेक्ट सोल्यूशन बनेगा कैसे फिर? ये तो फिर कहीं ना हमारा जो संविधान है, जो हमारे वो हैं, उनको चेंज करना होगा कुछ ना कुछ भाई। हाँ, तो ये कि भाई ये जिस पार्टी को, जिसने लोकतंत्र है उसको जो वोट दिया है, उसी पर वो 5 साल टिके। डेफिनेटली रूल ऑफ कंडक्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उन्हें हमें बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की जो बीच में तोड़फोड़ जो हो जाती है, इस चीज़ पर रुकावट आए। कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है ना। बिल्कुल चेंज करने की तो सरकार पहले चेंज करे, उसके बाद वन नेशन की बात करें। हाँ, ये सरकार का सोचने का विषय है। हो सकता है आने वाले भविष्य में, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसमें चेंजेस आने शुरू हों। तो इससे जो मेन मूल जो मुद्दे होते हैं, जैसे मैंने किसी को वोट दिया या आपने वोट दिया, भाई ये बंदा ये काम करेगा नहीं करेगा, उसके बाद क्या होता है, सब काम जब चुन जाता है वो, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी चलाता है। अब आप हाल ही में देख लीजिए हरियाणा में क्या हुआ। जीजेपी जो उनके साथ थी, अब उन्हें लग रहा है कि जेजेपी के साथ रहने से जाट वोटर्स का, जाट वोट बैंकिंग है उससे खतरा है, तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे जाट वोटर्स को अलग कर दिया, जेजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो ये जो है, ये पार्टीज अपने फायदे और नुकसान के लिए करती हैं, जो उनको जहाँ बेटर लगता है उसके साथ गठबंधन कर लिया। अभी आप हाल ही में देखिए, जयंत चौधरी जी जो पहले इंडिया अलायंस में थे, समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में आए, अब हाल ही में उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ जाने से फायदा है, तो वो एनडीए में शामिल हो गए। तो ये जो है, ये सब चलता रहेगा देश के अंदर। इनका नेता है अपने फायदे के लिए करते हैं, ना कि जनता के लिए करते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। नेता अपने फायदे के लिए कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, कोई भी गठबंधन ज्वाइन करते हैं, और पब्लिक कोई फायदा नहीं। पब्लिक का फायदा बाद में है। पहले नेता या पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखती है, उसके बाद पब्लिक का फायदा देखती है। मोदी जी नो डाउट आज से 50 साल आगे का माइंडसेट और 50 साल आगे की सोच लेके चल रहे हैं। अब ये आगे 50 साल में हमें कितना देखने को मिलता है, जैसे राजीव गांधी जी जब 1980 में कंप्यूटर लाए, कंप्यूटराइजेशन उन्होंने किया, तो वो आज पूरा देश को उसका फायदा मिल रहा है। तो वो 20-30 साल बाद पता चलता है कि आज जो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव में क्या होगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। कि 2020 में अब जब हम आ चुके हैं तो उतना डेवलप नहीं है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जब वो प्रेसिडेंट थे 2002 में बोला था। ऐसे ही जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की कि 2022 तक या 24 तक 23 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में होंगे, लेकिन हम वहाँ भी नहीं हो पाए। सेकंड किसान आंदोलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाल ही में आप देखें तो जो आम आदमी पार्टी है, जो फिलहाल पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है, वो वहाँ के पंजाब के किसानों को आगे आने के लिए और अब ग्रेन्स पे या हर उस पे फूड क्रॉप्स पे लागू कर दें, ये अभी हमारे देश के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर हम लॉ वाइज बात करें तो उसके लिए जो आम आदमी पार्टी जो किसानों को फेवर कर रही है कि आप आइए, तो ये एज अ परेशान करने की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बात जो आम आदमी पार्टी का बात कर रहे हो, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, अगर सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम संकोच नहीं करेंगे किसानों के साथ दागने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी सत्ताधारी साथ में आएगी ना भाई। कहीं ना आदमी जब आदमी परेशान होता है तो किसी
कोई उसके साथ पुलिस प्रशासन का कोई दंगा हो गया, कुछ हो गया, वो पहले राजनेता को पकड़ेगा, फिर आप लॉयर को पकड़ेगा, तो कहीं समझाता देखता है कुछ ना कुछ। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, हर किसी का लॉन्ड मॉब होता है, उद्योगपति है उनको 0 लॉस को घेर दिया जाता है, किसान ट्रैक्टर लेता है उस पूरी जमीन लिखा जाती है, और किसान अभी अब राशन 80 करोड़ का राशन मिल रहा है, कहाँ से मिला? किसान पैदा करके मिल रहा है ना, सरकार उसको खरीद रही है और उसके बाद उसको 0 पे दे रही है, तो कहीं ना कहीं किसान के लिए क्यों नहीं सरकार ऐसे सोच रही? 2000 रुपये में क्या होता है सब किसान का? किसान के लिए, वो भी सबके लिए नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी के बाद किसी भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से काम नहीं किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी। चाहे इसमें मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, तो क्या करना चाहिए? हमें जरूर किसानों के लिए कुछ नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए। सर किसान बोलता रहे ना, एमएसपी दीजिए, कोई भी खरीदिए, प्राइवेट सेक्टर खरीदे, कोई भी खरीदिए, वो क्या एमएसपी में दे दीजिए, कोई भी खरीदिए। अब एनसीआर के आसपास आप अगर घूमोगे, अगर लोकल आप हो, तो एनसीआर के आसपास इतने गोदाम बन रहे हैं, अनगिनत गोदाम बन रहे हैं, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और गोदाम पे गोदाम बन रहे हैं, उसके सब्सिडी मिल रही है बराबर। अभी कोई किसान का कोई छू भी नहीं, तो किस लिए बन रहे हैं? जो फूड गोदाम बन रहे हैं किस लिए बन रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार इसकी नीति पे दोबारा लाने वाली है क्या, ऐसा कुछ? सर ये तो सरकार ही जाने कि सरकार क्या करना चाहती है, इसमें मैं कोई राय नहीं दे पाऊंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम नए नए टॉपिक लेके आते हैं, नई नई जो देश से जुड़ी खबरें हैं, जन समाज से जुड़ी खबरें हैं, गांव से जुड़ी खबरें हैं, जिसमें लोगों को एक भ्रमता फैलती है कि ये कानून बन के आया है, इसमें दिक्कतें आएंगी, लोगों को परेशानी है, उसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट अरुण चौधरी है। कहाँ से हो? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। सर जैसे कि अभी वन नेशन इलेक्शन की बात चल रही है, आप सीनियर लॉयर हो, युवा भी हो, वोटर भी हो कहीं ना कहीं, और आपको प्रैक्टिस भी है, तो कर रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है? गठबंधन की सरकारें होती हैं कि टूटती है कि बढ़ती है, सर क्या होगा इसमें? सर अगर हम बात करें 1947 के बाद, जब 1951 में हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तो फर्स्ट इलेक्शन के बाद टिल 1968 तक हम वन नेशन और वन इलेक्शन ही कर रहे थे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई, तो उस गवर्नमेंट के टाइम पे काफ़ी सारी स्टेट्स में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के उनकी गवर्नमेंट गिरवा दी थी। तो जो एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मेट था, जो कंटिन्यू चलता आ रहा था, वो ब्रेक डाउन हो गया। उस ब्रेक डाउन की वजह से हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने लग गए। तो अब मोदी जी ये इस बिल को ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ सारे स्टेट्स में जब कंटिन्यू विद लोकसभा और विधानसभा सब साथ होंगे, तो देश के लिए फ़ायदा है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये ज़्यादातर इलेक्शंस में बिजी रहते हैं और गवर्नमेंट का जो काम है, जो वर्किंग प्रोसेस है, उसको सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते। तो अगर ये सब साथ में होगा, तो मिनिस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस सबको देश के लिए, देश की जो वर्किंग मॉडल है, उस पे काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा इफेक्टिव वे में देश हमारा प्रोग्रेस करेगा। खर्चा भी कम लगेगा। एग्जैक्टली, खर्चा भी कम लगेगा सर। कहीं ना कहीं चलो खर्चा लगेगा, कम लगेगा, अच्छी बात है। जो जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं, उन्हें फिर दिक्कतें आएंगी कहीं ना कहीं। भाई गठबंधन की सरकार बनी, इस पार्टी ने उसको तोड़ लिया, उसको विधायक वहाँ चला गया, जीतने के बाद जब पब्लिक वोट देती है, पब्लिक किसी पार्टी को वोट देती है, ठीक है, पार्टी बन गई, मतलब सरकार बन गई, उसका चल रही, बीच में तोड़फोड़ हो जाती है, तो उसमें फिर क्या होगा? सर जोड़ तोड़ की सरकार की जो बात है, ये अगर हम देखें पास्ट में, तो कंटिन्यू ये होता आया है। और ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने से ये चीज़ हट जाएगी, या अगर नहीं आता तो भी ये चीज़ नहीं हटेगी। ये कंटिन्यू होता रहेगा। जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी, वो इस चीज़ को ज़रूर हर स्टेट पे कहीं ना कहीं अप्लाई करती है। जैसे अभी हम देखें कि मध्य प्रदेश में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई करेगी। ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वन नेशन परफेक्ट सोल्यूशन बनेगा कैसे फिर? ये तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है, जो हमारे वो हैं, उनको चेंज करना होगा कुछ ना कुछ भाई। हाँ, तो ये कि भाई ये जिस पार्टी को, जिसने लोकतंत्र ने उसको जो वोट दिया है, उसी पर वो 5 साल टिके। डेफिनेटली रूल ऑफ कंडक्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उन्हें हमें बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की जो बीच में तोड़फोड़ जो हो जाती है, इस चीज़ पर रुकावट आए। कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है ना? बिल्कुल चेंज करने की तो सरकार पहले चेंज करे, उसके बाद वन नेशन की बात करें। हाँ, ये सरकार का सोचने का विषय है। हो सकता है आने वाले भविष्य में, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो इसमें चेंजेस आने शुरू हों। तो इससे जो मेन मूल जो मुद्दे होते हैं, जैसे मैंने किसी को वोट दिया, या आपने वोट दिया, भाई ये बंदा ये काम करेगा नहीं करेगा, उसके बाद क्या होता है, सब जब चुन जाता है वो, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी चलाता है। अब आप हाल ही में देख लीजिए, हरियाणा में क्या हुआ। जीजेपी जो उनके साथ थी, अब उन्हें लग रहा है कि जीजेपी के साथ रहने से जाट वोटर्स का, जाट वोट बैंकिंग है, उससे खतरा है। तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे जाट वोटर्स को अलग कर दिया, जीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो ये जो है, ये पार्टीज अपने फायदे और नुकसान के लिए करती हैं। जो उनको जहाँ
बेटर लगता है उसके साथ गठबंधन कर लिया। अभी आप हाल ही में देखिए जयंत चौधरी जी जो पहले इंडिया अलायंस में थे, समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में आए, अब हाल ही में उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ जाने से फायदा है तो वो एनडीए में शामिल हो गए। तो ये जो है ये सब चलता रहेगा देश के अंदर। कहीं ना कहीं नेता है अपने फायदे के लिए करते हैं ना कि जनता के लिए करते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। नेता अपने फायदे के लिए कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, कोई भी गठबंधन ज्वाइन करते हैं और पब्लिक कोई फायदा नहीं। पब्लिक का फायदा बाद में है। पहले नेता या पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा देखती है, उसके बाद पब्लिक का फायदा देखती है। सर कहीं ना कहीं किसानों आंदोलन चल रहा था, आपने देखा है, आप भी वकील हो, यहाँ से देखते हो, आपको सब जानकारी है। और कहीं ना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब पीएम नहीं थे, सीएम थे, उन्होंने बोला था कि भाई किसानों की सारी उसमें चला जाता है, खर्चे इतने हैं, महंगाई बहुत है, किसानों को बिल लाना चाहिए, स्वामित्व जो रिपोर्टर लागू करनी चाहिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? किसान आंदोलन पे मेरी राय ये है कि ये जो अभी सेकंड किसान आंदोलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाल ही में आप देखें तो जो आम आदमी पार्टी है, जो फिलहाल पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है, वो वहाँ के पंजाब के किसानों को आगे आने के लिए और अपने राइट्स, जो अभी एमएसपी पे अगर हम बात करें तो एमएसपी सारे जो अभी जो किसानों की मांग है कि आप एमएसपी को हर उस पे ग्रेन्स पे या हर उस पे फूड क्रॉप्स पे लागू कर दें, ये अभी हमारे देश के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर हम लॉ वाइज बात करें तो उसके लिए जो आम आदमी पार्टी जो किसानों को फेवर कर रही है कि आप आइए, तो ये एज अ परेशान करने की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बात जो आम आदमी पार्टी का बात कर रहे हो, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, अगर सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम संकोच नहीं करेंगे किसान साथ दागने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी सत्ताधारी साथ में आएगी ना भाई। कहीं ना आदमी जब आदमी परेशान होता है तो किसी कोई उसके साथ पुलिस प्रशासन को दंगा हो गया, कुछ हो गया, वो पहले राजनेता को पकड़ेगा, फिर आप लॉयर को पकड़ेगा। नहीं, जो कहीं समझाता देखता है कुछ ना कुछ। नहीं, आप देखिए जो फर्स्ट किसान आंदोलन हुआ था, उसमें आपका वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों ने साथ मिलकर फर्स्ट किसान आंदोलन अगर आप अब बात करें तो राकेश टिकैत जी आपको किसी आंदोलनों में नहीं दिख रहे ना। बार बार ट्रैक्टर की उन्होंने बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बट अभी 15-20 दिन पहले जब दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आए थे, अभी थोड़ी हिंसा भी भड़की थी, एक किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई। तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी जो जाट बैंक है या फिर जो जाट पीजेंट ट्राइब्स हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं आगे बढ़ के। सिर्फ ओनली आप देखोगे तो ये सिर्फ एक पंजाब तक, और पंजाब में भी कुछ लिमिटेड किसानों तक ही सीमित रह गया है या किसान लीडरों तक सीमित रह गया है। लोग खुल के अब सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं जो फर्स्ट किसान आंदोलन में हुआ था, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सेकंड वाला है, अब जो ये मांग कर रहे हैं, ये मांग इतनी जायज नहीं है। सर एमएसपी तो मिलना चाहिए ना सर। आप किसान ट्रैक्टर कितना महंगा होगा, तेल कितना महंगा हो गया सर, मिलना चाहिए। तो लेकिन सरकार बात करे ना सर। लेकिन जो किसान जो मांग कर रहे हैं, ये सारे ही फूड क्रॉप्स पे एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो कि आज की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट सारे ही फूड क्रॉप्स पे एमएसपी दे दे। कुछ लिमिटेड्स पे जो गवर्नमेंट दे रही है, उस पे ये गवर्नमेंट की और किसानों की बात चल रही है। देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। सर नतीजा निकलेगा। एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, हर किसी का लोन मॉप होता है, उद्योगपति है, उनको 0% लॉस को केयर दिया जाता है। किसान ट्रैक्टर लेता है, उस पूरी जमीन लिखा जाती है, और किसान अभी अब राशन 80 करोड़ का राशन मिल रहा है, कहाँ से मिला? किसान पैदा करे मिल रहा है ना, सरकार उसको खरीद रही है और उसके बाद उसको 0 पे दे रही है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए क्यों नहीं सरकार है सोच? 2000 रुपये में क्या होता है सर किसान का? किसान के लिए वो भी सबके लिए नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी के बाद किसी भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से काम नहीं किया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चाहे इसमें मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, तो क्या करना चाहिए? हमें जरूर किसानों के लिए कुछ नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए, बट उन नए रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट होने की भी ज़रूरत है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट कोई भी बिल पास कर रही है, तो लोगों में कुछ पब्लिक ओपिनियन ऐसा बन चुका है कुछ लोगों के अंदर कि आप उसको इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसको रिजेक्ट करने के लिए हल्ला बोल देते हो। जो मोदी जी रिफॉर्म लाए थे, आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। जो वो कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे, जो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे थे, तो उसको आप इम्प्लीमेंट होने से पहले ही अगर आप उसको रोक दोगे, हर चीज़ को अगर आप रोक दोगे, तो फिर रिफॉर्म्स कैसे आएंगे देश के अंदर? रिफॉर्म्स लाने के लिए आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो होने दो। अगर ठीक है, अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रही, तो आप हल्ला बोलो। अगर आप हर कानून में पहले ही उसको इम्प्लीमेंट होने से पहले ही रोक दोगे, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स आपको पता कैसे चलेंगे? सर किसान बोलता रहा है ना, एमएसपी दीजिए, कोई भी खरीदिए,
प्राइवेट सेक्टर खरीदे, कोई भी खरीदे, वो क्या एमएसपी में दे दीजिए, कोई भी खरीदिए। अब एनसीआर के आसपास आप अगर घूमोगे, अगर लोकल आप हो, तो एनसीआर के आसपास इतने गोदाम बन रहे हैं, अनगिनत गोदाम बन रहे हैं। ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और गोदाम पे गोदाम बन रहे हैं, उसके सब्सिडी मिल रही है बराबर। अभी कोई किसान का कोई छू भी नहीं, तो किस लिए बन रहे हैं? जो फूड गोदाम बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार इसकी नीति पे दोबारा लाने वाली है क्या, ऐसा कुछ? सर ये तो सरकार ही जाने कि सरकार क्या करना चाहती है, जी, जी। इसमें मैं कोई राय नहीं दे पाऊंगा आपको। मोदी जी गारंटी पक्की है जो कहते हैं वो कर देते हैं। मोदी की गारंटी पक्की है, जो कहते हैं कर देते हैं। और मोदी जी नो डाउट आज से 50 साल आगे का माइंडसेट और 50 साल आगे की सोच लेके चल रहे हैं। अब ये आगे 50 साल में हमें कितना देखने को मिलता है, जैसे राजीव गांधी जी जब 1980 में कंप्यूटर लाए, कंप्यूटराइजेशन उन्होंने किया, तो वो आज वो पूरा देश को उसका फायदा मिल रहा है। तो वो 20-30 साल बाद पता चलता है कि आज जो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव में क्या होगा, वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी एक बयान आया था राजनाथ सिंह जी का, उन्होंने बोला कि देश में जो तीसरे टर्म के बाद एक भी गरीब नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या सर? देखिए ये तो बात गरीबी दूरी हो जाएगी। मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2020 का विजन दिया था कि 2020 तक हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होंगे, डेवलप्ड नेशन होंगे। तो जब मैं 2012-13 में ताज़ा स्टूडेंट था तो मैं देखता था कि 2020 में अब जब हम आ चुके हैं तो उतना डेवलप नहीं है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जब वो प्रेसिडेंट थे 2002 में बोला था। ऐसे ही जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की कि 2022 तक या 24 तक 23 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में होंगे, लेकिन हम वहाँ भी नहीं हो पाए। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टारगेट या कोई गोल सेट नहीं करें, हमें कोई ना कोई गोल या टारगेट सेट करना पड़ेगा एज अ ईयर के अकॉर्डिंग, जिसको हम अचीव करने के लिए मेहनत करें। तो ये एक गवर्नमेंट का एक एजेंडा है जिस पे पूरे देश को एक साथ आके काम करने की ज़रूरत है। तो आपने सर को सुना, उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ अपडेट करने की जरूरत है किसानों के लिए। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करते रहें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। इस पे भी कमेंट करें और कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।